हाय एवरीवन। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की जियोग्राफी की एक नई और कंप्लीट सीरीज़ जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, पुलिस, टेट या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़। इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि एक भी चैप्टर आप मिस ना करें। आज हम इस पुस्तक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले अध्याय की। थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। ये है हमारा सौरमंडल, जैसा कि आप यहाँ पे फिर चित्र में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। आप आकाश में देख सकते हैं रोज रात को। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब आकाश में चांद पूरी तरह दिखाई देता है तो वो क्या होता है? एक मिनट। तो कौन सी रात होती है जिस दिन आकाश में चांद पूरी तरह दिखाई देता है? उस दिन पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा की रात होती है। और जब आप चांद को नहीं देख 15 दिन आप चांद को नहीं देखते हैं, वो अमावस्या की रात होती है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं
जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। आप यहाँ पे देखिए, आओ करके सीखिए। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। सबसे पहले क्या करेंगे? कागज के मध्य टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। क्या कह रहा है? कागज के मध्य में टार्च को रखें। ये है कागज, इसके बीच में आपको टार्च को रखिए। ये हो गया टार्च। अब टार्च को कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचिए। अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचिए। ये कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छिद्र कर दीजिए। यहाँ पे है, ऐसे छिद्र कर दीजिए। अब कागज के छोटे छिद्रित वृत्त भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें, जैसा कि यहाँ पे रखा गया है, तथा टार्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। अब अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके उस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, जैसे तारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। आप अपने घर पे ये ट्राई करिएगा। ये देखिए तारा, ये है ध्रुव तारा, ये है ध्रुव तारा, सांकेतिक तारे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई दे पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, सप्तसात या ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है।
ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जो कि आप चित्र 1.1 में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जिसकी अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, ये एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी क्या है? ये ग्रह है और इसकी ऊष्मा क्या है? सूरज। सूरज की रोशनी से ही अनाज उगाया जाता है, उगता है। तो पृथ्वी पे जितनी भी ऊर्जा होती है, रोशनी होती है, ये सूर्य से ग्रहण करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ये सूर्य है। इसके बाद अपना बुध है, फिर उसके बाद है शुक्र, फिर उसके बाद है मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। ये इसके बीच में है क्षुद्र ग्रह। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? जिसकी कोई ऊष्मा नहीं होती, वो क्या बोलते हैं? उपग्रह जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, जो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। सौर मंडल का सबसे मुखिया कौन सा है? सूर्य है। तो आइए हम सबसे पहले इसी के बारे में पता लगाते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जैसे सूर्य। फिर उसके बाद बुध, फिर शुक्र, ऐसे ऐसे करके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।
सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब पढ़ते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। हमारी पृथ्वी शुक्र के बाद में है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं सूर्य से दूरी। 1 मिनट। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का आसान तरीका है क्या? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। आप याद कर सकते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, इस तरीके से आप सबके नाम याद कर सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने से इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध अपनी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? सिर्फ 88 डेज में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसे जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड्स पृथ्वी के आकार के रूप में। आइए अब जानते हैं पृथ्वी। ये सौरमंडल का तीसरा ग्रह है पृथ्वी, और इसी पे जीवन
संभव है, जिस पे हम रहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा, ये हमारी पृथ्वी के पास केवल एकमात्र उपग्रह है। ये अपनी रोशनी सूर्य से प्राप्त करता है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे आप चंद्रमा का एक चित्र देख सकते हैं, जो कि अंतरिक्ष से लिया गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? अगर गया है तो उसका नाम बताओ। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी तरह चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक, मानव निर्मित उपग्रह यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। यहाँ पे एक सवाल है, जीवों एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर आप दीजिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, अभी मैंने आपको बताया है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, किस ग्रह के बीच में? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। याद होगा आपको, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जो कि चित्र 1.2 में आप देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्का पिंड, आइए जानते हैं उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है।
कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? आकाश रात में आप धुएं की तरह देखते होंगे, एक चौड़ी पट्टी, जैसे लगता है कि धुआं है। नहीं देखे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे धुएं की तरह यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है। आकाश में आप देखिएगा ज़रूर। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देख लीजिए, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा, फिर ब्रह्मांड। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? अभ्यास। यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद है अभ्यास। यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ये आप देख लीजिएगा। हम इसके लिए एक अलग से क्लास लेंगे, जिसमें हम सिर्फ प्रश्न उत्तर सॉल्व करवाएंगे। बाकी आप, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा।